Good evening. 10th class हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। देखिए बेटा, लास्ट वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा था पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियां तीन प्रकार की थी, लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय, जिसके बारे में मैंने कंप्लीट आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो पाचन तंत्र वाला जो टॉपिक है वो इस चैप्टर का सबसे बड़ा टॉपिक है, वो कंप्लीट हो चुका। मैं उससे थोड़ा आगे चलता हूं। आज सबसे पहले बात करता हूं मैं दंत क्षरण, टीथ डिके, यानी हम रोजाना ब्रश क्यों करते हैं, दंत मंजन क्यों करते हैं, इसका क्या कारण है, ठीक है, और नहीं करते हैं तो उसका भी क्या कारण है या क्या हो सकता है। दंत मंजन नहीं करने से क्या होता है और दंत मंजन क्यों किया जाता है और वो किस प्रकार का होना चाहिए, ये सब मैं अभी 5 मिनट के क्वेश्चन के अंदर आपसे बात करूंगा। तो देखिए बेटा, आज जो टॉपिक ले रहा हूं मैं दंत क्षरण, देखिए ये एक छोटा सा टॉपिक है, दंत क्षरण, जिसे कहते हैं टीथ डिके। दांतों का क्षय कैसे होता है, ध्यान देने वाली बात, सुन लेना, समझ लेना ध्यान से, पहले कान खोल लीजिएगा। भोजन करने के बाद, भोजन करने के बाद भोजन के छोटे छोटे कण दांतों में फंस जाते हैं, जहां दांतों के जॉइंट होते हैं वहां पर फंस जाते हैं, और मुंह में इन छोटे छोटे जो कण है वो लार से मिलने के बाद यानी मुंह में सड़कर अम्ल का निर्माण करते हैं। ये जो भोजन के जो कण है वो फंस गए, जब वो सड़ेंगे तो जीवाणु पनपेंगे और ये सड़ करके यानी एक तरह से क्रिया करते हैं। किससे? लार से। लार जो प्रारंभ में अम्लीय माध्यम की होती है। तो ध्यान से एक बार और सुन लेना। भोजन करने के बाद छोटे छोटे भोजन के कण मुंह में रह जाते हैं। इन कणों के सड़ने से मुंह में अम्ल का निर्माण होता है और यह अम्ल दांतों से क्रिया करता है। अब दांतों का जो सफेद भाग है ना, ये दांतों का सफेद भाग कठोर भाग है शरीर का सबसे, और इसको कहते हैं इनेमल। क्या कहते हैं? इनेमल। और इस इनेमल ये बना होता है कैल्शियम फास्फेट का। जब अम्ल इन इनेमल से क्रिया करता है तो बनाता है दंत प्लांक, यानी पीली परत, और वो पीली परत दांतों पे जमा हो जाती है। जब पीली परत दांतों पे जमा हो गई तो दांतों का यानी लार से दांतों का वातावरण से संबंध हट गया, क्योंकि दांतों पर पीली परत जम गई, और दांतों पे जब दंत प्लांक बन गया तो वो दांतों का जो मृदुकरण है, क्षरण है, वो प्रारंभ हो जाता है। अतः इससे बचने के लिए क्षारीय दंत मंजन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जब दांतों का क्षरण होता है तो मुंह का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है। ठीक है, अब ऐसा इसमें देखिएगा, दंत क्षरण या दंत क्षय। इनेमल, इनेमल ये दांतों का सफेद भाग, इसको इनेमल कहते हैं, तथा डेंटिन के सने सने मतलब धीरे धीरे मृदुकरण के कारण होता है। इसका प्रारंभ होता है जब जीवाणु शर्करा पर क्रिया करके अम्ल बनाते हैं। जो मुंह में कोई भोजन का पार्टिकल रह गया तो वो शर्करा का भाग है, सड़ने पर जीवाणु बन जाती है और वो क्या बनाते हैं? अम्ल। तब इनेमल मृदु या विखनिजीकृत, यानी ये जो इनेमल है कैल्शियम फास्फेट है, ये झड़ने लगता है। अनेक जीवाणु कोशिका खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों पर चिपककर दंत प्लांक बनाते हैं, दांतों के ऊपर परत बनाते हैं। दंत प्लांक दांत को ढक लेता है, इसलिए लार अम्ल को उदासीन करने के लिए दंत सतह तक नहीं पहुंच पाती। भाई दांतों पे पीली परत जम गई तो मुंह में जो लार है ना वो मुंह की सफाई करती है, लेकिन दांतों पे परत जम गई, मान लो पेंट हो गया एक तरह से,
तो लार नहीं मिल पाएगी, किससे? दांत से, तो उसकी सफाई नहीं हो पाएगी। इससे पहले कि जीवाणु अम्ल पैदा करे, भोजन प्रांत दांतों को ब्रश करने से प्लांक हट जाता है। ठीक है, तो क्या करें कि जीवाणु अम्ल उत्पन्न करे उससे पहले, यानी भोजन करने के बाद दांतों पर ब्रश करने से जो प्लांक है वो हट जाता है। यदि अनुपचारित रहता है तो सूक्ष्मजीव मज्जा में प्रवेश कर सकते हैं तथा जलन व संक्रमण कर सकते हैं। यदि मान लीजिए ये जो दंत प्लांक है, यदि उसमें होके जीवाणु पहुंच गया, दांत के मध्य का भाग कहलाता है मज्जा, जो जड़ तक पहुंच रहा है, उसमें पहुंच गया तो हो सकता है वो धीरे धीरे दाढ़ में कैविटी बना दे, दांत में, दाढ़ों में, और वो एक तरह से कीटाणु लग जाए। तो इस तरह दंत क्षय को रोकना चाहिए। और दंत क्षय को रोकने के लिए हम जो मंजन करते हैं वो मंजन होता है क्षारीय दंत मंजन। क्यों? क्योंकि मुंह में बन रहा है अम्ल, अम्ल को उदासीन करने के लिए काम लेंगे क्षार, तो ये इस तरह वो उदासीन हो जाएगा। अब आप कोई सा भी पेस्ट करें वो सब क्षारीय हैं। आप यदि राख लेते हो ना, राख चूल्हे में राख जलती है जो, या हवन की राख है, तो वो भी क्षारीय, उसको भी आप मंजन में काम ले सकते हैं। ठीक है, नीम की जो लकड़ी है धातु ने वो क्षारीय है, बबूल की जो लकड़ी है वो क्षारीय है। इन सब का उपयोग दंत क्षय को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखो छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ये तो आपका क्वेश्चन हुआ कि स्वपोषी पोषण विषम पोषी पोषण में अंतर क्या है, आपने खूब अच्छी तरह इसको पढ़ रखा है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त कर सकता है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके दिमाग में, यानी स्वपोषी पोषण, वह पोषण की प्रक्रिया या वह पोषण जिसमें जीव स्वयं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाता है। विषम पोषी पोषण, वह पोषण जिसमें कोई भी जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है, विषम पोषी पोषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री कार्बन डाइऑक्साइड और जल है, तो जल पादप जड़ों के द्वारा पृथ्वी से प्राप्त करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड पादप वातावरण से प्राप्त करते हैं। ठीक है, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका है, तो मैंने अम्ल का कार्य आपको बता दिए, 4-5 कार्य जो आपने लिखे भी होंगे। पाचक एंजाइमों का कार्य भोजन को पचाना है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा को पचाना है, जो मैंने आपको पाचन में बताया। पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया जाता है, तो देखिए पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत के अंदर जो दीर्घरोम पाए जाते हैं, उन दीर्घरोम में रक्तनलिकाओं का जाल होता है जो आवश्यक पदार्थों का अवशोषण करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको मैं छोटी आंत में भोजन के पाचन कैसे होता है उसमें पढ़ा चुका हूं। यदि आप कहीं इसमें आपको डाउट हो तो आप पिछले वीडियो चलाकर देख लें, इन क्वेश्चनों का आंसर भी आप लिखें। ठीक है, चलिए यार देखिए, तो आप दंत क्षय बिल्कुल समझ गए और शॉर्ट में बिल्कुल फटाफट तेजी से देखिएगा। भोजन करने के बाद मुंह में भोजन के छोटे छोटे कण रह जाते हैं। इन भोजन के कणों के सड़ने से जीवाणु उत्पन्न होते हैं। ये जीवाणु उन कणों से क्रिया करके अम्ल बनाते हैं और मुंह का पीएच मान 7 से कम हो जाता है, यानी 5.6 से भी कम हो जाता है और मुंह का माध्यम अम्लीय हो जाता है। इस दौरान दंत प्लांक का निर्माण हो जाता है जो दांत को ढक लेता है। पीली परत जम जाती है जिससे दांत ढक जाता है। दांतों का सफेद भाग इनेमल कहलाता है। दांतों पर दंत प्लांक बनने के बाद यानी जो मुंह की लार है वो दांत पर नहीं मिल पाती, तो मुंह की सफाई नहीं हो पाती। इसलिए दंत प्लांक को हटाने के लिए भोजन के बाद हमें ब्रश करना चाहिए, क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार दंत क्षय को रोका जा सकता है। ठीक है, तो यहां तक ये बात कंप्लीट हो गई। अब मैं यहां से नया क्वेश्चन लेता हूं और उस क्वेश्चन का नाम है श्वसन। ठीक है, आज का एक नया टॉपिक, एक और श्वसन।
देखिए देखिए बेटा, श्वसन, श्वसन को इंग्लिश में कहते हैं रेस्पायरेशन। तो सबसे पहले तो मैं आपसे श्वसन की परिभाषा की बात करूंगा। श्वसन है क्या, श्वसन कहते किसे है, इसकी बात हमने पाठ के प्रारंभ में भी की थी कि श्वसन किसे कहते हैं, और ये क्वेश्चन आपने क्लास 9 में भी, क्लास 8 में भी पढ़ा होगा। ध्यान से सुन लेना, छोटी सी परिभाषा बताऊंगा फिर मैं डिटेल में जाऊंगा। केवल मानव की बात नहीं कर रहा मैं, सभी सजीवों की बात कर रहा हूं कि सभी सजीवों में भोजन के ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मतलब भोजन का पाचन करना है, भोजन का ऑक्सीकरण करना है तो क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। सभी सजीवों में भोजन का ऑक्सीकरण करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तथा ऑक्सीकरण के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अतः शरीर में ऑक्सीजन का प्रवेश तथा CO2 का निष्कासन श्वसन कहलाता है। हम कहेंगे वह प्रक्रिया जिसमें O2 तथा CO2 का विनिमय होता है, या हम कहेंगे सजीवों में कोशिकाओं के अंदर O2 CO2 का विनिमय श्वसन कहलाता है। तो मैं कई प्रकार से श्वसन की परिभाषा बोल सकता हूं कि श्वसन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से भोजन का ऑक्सीकरण होता है। इस प्रक्रिया के दौरान O2 तथा CO2 का विनिमय होता है, उसे क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। तो देखो, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन मतलब ग्लूकोज, जिसके द्वारा भोजन का ऑक्सीकरण होता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन का ऑक्सीकरण होता है, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन व कार्बन डाई ऑक्साइड का विनिमय होता है। इस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। एक परिभाषा और बताता हूं। सजीवों में उपापचयी क्रिया के लिए या सजीवों में उपापचयी क्रिया के दौरान O2 का उपयोग होता है तथा CO2 का निष्कासन होता है। इस प्रक्रिया को भी क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। तो श्वसन को विभिन्न प्रकार से मैं परिभाषित कर सकता हूं, ठीक है। तो ये तो बात हुई परिभाषा की। अब हम छोटे जीवों से प्रारंभ करें। जलीय जीवों में श्वसन क्लोम दरारों या गलफड़ों के द्वारा होता है। देखो,
जैसे जलीय जीव मछली है, तो मछली में जो श्वसन की क्रिया है उसके लिए क्या पाए जाते हैं? गिल्स पाए जाते हैं, क्लोम पाए जाते हैं, और उन क्लोम के द्वारा यानी एक तरह से जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। अब जलीय जीवों में जो ऑक्सीजन लेने की जो क्षमता है वो स्थलीय जीवों की तुलना में ज्यादा है। कैसे? क्योंकि मछली के जो क्लोम है उनमें एक तरह से जल को धकेला जाता है और जल में घुली हुई ऑक्सीजन का वो उपयोग करते हैं। कौन? जलीय जीव। अब मछली तो क्या थोड़ी विकसित है, बाकी इसके अलावा जितने भी निम्न कशेरुकी प्राणी है, निम्न कशेरुकी प्राणी में श्वसन के लिए कोई विशेष प्रकार के अंग नहीं होते। अधिकांश जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग कर लेते हैं त्वचा के माध्यम से, ठीक है, अधिकांशतः। बाकी श्वसन अंग यानी क्लोम, दरारें सभी जलीय जीवों में नहीं पाए जाते, लेकिन मछली में पूरी तरह क्लोम विकसित होते हैं, गलफड़े विकसित होते हैं, जिनके द्वारा वो श्वसन क्रिया करती है। अगला चलेंगे। अब जलीय जीव के बाद में बात करता हूं उभयचर। तो जलीय जीव में हमने उदाहरण ले लिया मछली का, अब उभयचर में उदाहरण लूंगा मेंढक का। उभयचर जो जीव हैं उनमें श्वसन के लिए क्लोम भी पाए जाते हैं। क्लोम मतलब गिल्स, दरारें, गलपड़े, और फेफड़े भी पाए जाते हैं। जो उभयचर जीव हैं, तो उभयचर जीवों में श्वसन के लिए गलफड़े व फेफड़े, गलफड़े कहते हैं गिल्स को, फेफड़े कहते हैं लंग्स को। गलफड़े व फेफड़े पाए जाते हैं। उभयचर का मतलब ऐसे जीव जो जल और थल दोनों पर रह सके, जो जल में भी रह सकता हो और जो स्थल पे भी रह सकता हो, वो उभयचर जीव है। जब जल में रहेगा तो गलफड़ों के द्वारा श्वसन करेगा, और स्थल पर रहेगा तो फेफड़ों के द्वारा श्वसन करेगा। लेकिन इसमें जो उदाहरण है मेंढक, मेंढक 3 प्रकार से श्वसन करता है। मेंढक त्वचा, त्वचा कैसी? नम, क्योंकि मेंढक जब शीत निष्क्रियता का समय होता है, शीत निष्क्रियता, और एक होती ग्रीष्म निष्क्रियता। जब अधिक सर्दी होती है या अधिक गर्मी होती है तो मेंढक अंदर कीचड़ में धंस जाते हैं। जब वो शीत निष्क्रियता में होते हैं तो नम त्वचा के द्वारा वो श्वसन करते हैं। तो मेंढक नम त्वचा से श्वसन करते हैं, और जल में रहते हैं तब गलफड़े से करते हैं, और बाहर रहते हैं तो फेफड़ों से करते हैं। तो मेंढक नम त्वचा, गलफड़े तथा फेफड़े के द्वारा श्वसन क्रिया करता है। ठीक है। देन नेक्स्ट, सभी विकसित स्थलीय जीव फेफड़ों के द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं। देखिए बेटा, समझ में आपको आया होगा कि जल में रहने वाले जीव, जैसे बात करूं मछली की, तो मछली किससे श्वसन करती है? क्लोम, दरार या गलफड़े मतलब गिल्स। उभयचर जीव जो जल पे भी रहता है, स्थल पे भी रहता है, वो श्वसन के लिए गलफड़े और फेफड़े दोनों से करता है। जल में रहेगा तो गलफड़ों से करेगा, यानी जल की घुली ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। और जल में जो घुली हुई ऑक्सीजन है, यदि हम तुलना करें स्थल से, पृथ्वी पे रहने वालों से, तो हमारी श्वसन की स्पीड धीमी है, हम आराम से श्वसन करते हैं।
लेकिन जल में रहने वाले जीव बड़ी तेजी से श्वसन करते हैं, जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग वो करते हैं। मेंढक 3 प्रकार से श्वसन करता है, नम त्वचा के द्वारा, गलफड़ों के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा। अब इनके अलावा जितने भी विकसित जीव है, अब आप जलीय छोड़ दो, स्थलीय छोड़ दो, टोटल स्थलीय जीव, जिसमें आपके सभी रेंगने वाले जीव होंगे, सभी प्रकार के पक्षी होंगे, सभी स्तनधारी होंगे, मानव, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, हाथी, घोड़े, जितने भी ऐसे जीव है, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, वो सब फेफड़ों के द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं। यानी श्वसन के लिए ऑक्सीजन चाहिए और CO2 छोड़ते हैं, ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, CO2 का निष्कासन करते हैं। इस प्रकार ये श्वसन की क्रिया सभी जीवों के माध्यम से होती है। ठीक है, यहां तक आपने कर लिया होगा। अब चलिए आगे, इसको मैं साफ कर देता हूं यहां तक। अब मैं आपको एक छोटा सा क्रियाकलाप बताता हूं, जिसमें आपको यह सिद्ध करना है कि वास्तव में हम अंदर तो ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो छोड़ते हैं वो गैस वास्तव में क्या कार्बन डाइऑक्साइड है। मुंह में नाक से अंदर जाती है वो ऑक्सीजन, और जो बाहर आती है वो CO2 है ना। तो अंदर गई ऑक्सीजन, बाहर आई CO2, ऐसा कैसे हुआ? तो ये सोचने वाली बात है। आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन जाकर क्या करती है, भोजन का पाचन। ऑक्सीजन नाक से अंदर गई, नाक से ग्रसनी, ग्रसिका से स्वरयंत्र यानी कंठ, श्वास नली, श्वसनी से होकर कूपिका में, कूपिका से जो फेफड़ों की श्वास नली के अंदर, श्वास नली आगे 2 भागों में बढ़ती है, श्वसनी, श्वसनी बढ़ती है श्वसनिका में, श्वसनिका के अंतिम भाग गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं, जिनको कूपिका कहते हैं। कूपिका में पतली पतली असंख्य रुधिर नलिकाएं हैं, और उन रुधिर नलिकाओं से विसरण विधि द्वारा ऑक्सीजन चली जाती है रुधिर में, और वहां से CO2 आ जाती है वापस। तो यहां से अंदर गई ऑक्सीजन ब्लड में, ब्लड से CO2 बाहर। लेकिन ये O2 CO2 कहां हुई? जब भोजन का पाचन हुआ, क्योंकि भोजन कार्बन का रूप है, ठीक है, और वो जैसे ऑक्सीजन से क्रिया करती है वो CO2 में बदल जाएगी, और हमें उसके लिए ऊर्जा मिलती है, फिर उससे हम काम करते हैं। यहां समझाने के लिए मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको, देखिए समझने वाली बात है। यहां देखो, आपको ये एक परखनली दिख रही होगी, ये है ना, एक परखनली ये है, एक ये है। इन दोनों परखनलियों में चूने का पानी भर दिया। किसका पानी भरा हुआ है? चूने का, ठीक है। एक परखनली ये ली और एक ये, इसमें चूने का पानी भर दिया। चूने का पानी मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस भर दिया। अब देखो, एक परखनली में नाक से CO2 जा रही है, दूसरी में हम देखेंगे, दूसरी जो ट्यूब ली है, दूसरी ट्यूब में किसी सिरिंज के द्वारा या किसी पिचकारी के द्वारा ऑक्सीजन को प्रवेश कराया जा रहा है, ठीक है। इसमें हम देखें कि यहां जो ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में नाक के द्वारा CO2 जा रही है, यहां पिचकारी के द्वारा जा रही है। तो हम इसमें ये देखेंगे कि जहां चूने के पानी के अंदर नाक से जो CO2 जा रही है, तो इसके अंदर कैसा, इसका जो विलयन है वो कैसा हो जाएगा? दूधिया हो जाएगा। क्या हुआ? दूधिया। दूधिया होने का कारण क्या है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 से क्रिया करके और कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाती है, और इसका जो रंग है वो विलयन का, चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है, क्योंकि ये क्रिया है निःश्वसन की। निःश्वसन में क्या होता है? CO2 बाहर आती है। तो ये जो CO2 नाक से इसमें आ रही है, इसका रंग कैसा हो गया? दूधिया। दूसरी परखंड देखो, पिचकारी के द्वारा इसमें क्या डाल रहे हैं? वायु डाल रहे हैं, तो इसका रंग दूधिया हो गया, उसमें टाइम नहीं लगा। लेकिन दूसरी परखंडी में चूने का पानी है, और उसमें भी हम पिचकारी से यहां इसमें गैस डाल रहे हैं, तो यहां नाक से जो आई है वो तो टोटल CO2 है, इसलिए तुरंत क्या है? ये दूधिया हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। लेकिन पिचकारी से जो गैस डाली हुई है, इन सिरिंज से जो गैस डाली हुई है, इसमें CO2 की मात्रा डिपेंड करेगी कितनी है।
तो इसमें CO2 के अलावा अन्य गैसें भी होती है, इसलिए इसको दूधिया होने में बहुत अधिक समय लगता है। इससे ये सिद्ध होता है कि हमारी नाक से निकलने वाली जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये इस डायग्राम से सिद्ध हो रहा है। ठीक है, अब वो कैसे, हम ये भी कह सकते हैं, देखो जैसे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 तो बनेगा क्या? CaCO3 प्लस, तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है इसका रंग होता है दूधिया, जबकि ऐसा इसमें नहीं होता। दूसरी परखनली में जब चूने के पानी में इसको गुजारा पिचकारी से, तो यहां इसका रंग तुरंत दूधिया नहीं हुआ, दूधिया होने में काफी समय लगा। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि पिचकारी में जो कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरह नहीं है, जबकि नाक से CO2 निकल रही है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने श्वसन की परिभाषा पढ़ी, विभिन्न प्रकार के जीव कैसे श्वसन करते हैं ये आपने पढ़ा। ठीक है, अभी इस श्वसन के टॉपिक में मैं आपसे बात करूंगा जैसे कि श्वसन कितने प्रकार से होता है, ऑक्सीजन के द्वारा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कैसे होता है, कि जो हमने भोजन किया या किसी और जीव ने किया किस प्रकार भोजन का ऑक्सीकरण होता है, उन सब की बात मैं अगले वीडियो में करूंगा कि श्वसन कितने प्रकार से होता है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। ध्यान से पढ़ें, समझें, और जो टॉपिक नहीं आया वो आपको कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।